अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, जो हमने लास्ट टाइम शुरू किया था, हमने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया था और चैप्टर नंबर 7 में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कर लिए थे, उसकी इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स कर लिए थे। आज हम ये करने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो ये आ जाएगा सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सोर्सेज में हमारे पास जो दो तरह के सोर्स आ सकते हैं। नंबर एक आ सकता है लिविंग सोर्स और उसके बाद आ सकते हैं नॉन लिविंग सोर्स। नॉन लिविंग सोर्स में भी जो आप बुक ने बात की है उन्होंने डेड प्लांट्स और एनिमल्स को लिया हुआ है। और लिविंग सोर्स जो है, लिविंग सोर्स में भी हम बात करेंगे प्लांट से या एनिमल से हमें मिल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, हम उसको यूज कर सकते हैं एज फूड। लेकिन हम अपने अगर टेक्स्ट बुक के मुताबिक चलते हैं तो हम ये बात करेंगे कि कोल, गैस और पेट्रोलियम, ये जो तीन है ये हमारे पास होंगे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या होंगे? ये होंगे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब अगर इसकी बात करते हैं फॉर्मेशन की, तो इन तीनों की हमने फॉर्मेशन का स्टेप एक तरह से रखना है और उसके बाद हम इसकी आगे चलते प्रॉपर्टीज कर लेंगे और इसके यूजेस करेंगे और हमारा लेक्चर इस तरह से एंड हो जाएगा। जब हम इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं तो फॉर्मेशन में हम ये कर देते हैं कि अबाउट 500 मिलियन ईयर्स अगो। कितना आ जाएगा? अबाउट 500 मिलियन ईयर्स अगो, तकरीबन 5 करोड़ साल पहले की अगर बात करते हैं तो वह क्या था कि जो प्लांट्स थे या जो एनिमल्स थे, क्या था? प्लांट्स प्लस एनिमल्स, ये चले गए थे अंडर द अर्थ क्रस्ट, नीचे दफन हो गए थे। और कहाँ दफन हो गए थे? अंडर द अर्थ क्रस्ट। जब ये अर्थ क्रस्ट के नीचे दफन हो गए थे तो नीचे कंडीशंस कौन कौन सी आती हैं? तो पहली कंडीशन की जब हम बात करेंगे हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर जो था, उसके बाद जो प्रेशर था, कौन सा था? टेम्परेचर और प्रेशर, ये दोनों हाई थे। टेम्परेचर और प्रेशर क्या था? ये दोनों हाई थे। और उसके बाद जब हम बात करते हैं एयर की, तो एयर में यहाँ पे आगे क्रोश लगा रहता हूँ कि हवा शामिल नहीं थी। क्या मैंने बोला है कि अर्थ क्रस्ट के नीचे जब वो दब गए थे तो टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा था, प्रेशर यहाँ पे क्या था? ज्यादा था। और उसके बाद हवा यहाँ पे शामिल नहीं थी। अब टेम्परेचर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा, हवा ना होना, और नेक्स्ट जो कंडीशन आ जाएगी वो आ जाएगा बायोलॉजिकल एक्शन। कौन सा आ जाएगा? बायोलॉजिकल एक्शन आ जाएगा। अब बायोलॉजिकल एक्शन में यहाँ पे काम किया डिकम्पोजर्स ने। तो उन्होंने क्या काम किया? इनको कन्वर्ट कर दिया कोल में, गैस में, इसमें कौन सा आ जाएगा? पेट्रोलियम आ जाएगा। फॉर्मेशन का पॉइंट तीनों का सेम ही रह जाएगा कि कैसे हमने किया है। 500 मिलियन ईयर्स पहले जितने यहाँ पे पौधे मौजूद थे या जानदार मौजूद थे वो अंडर द अर्थ क्रस्ट दफन हो गए। टेम्परेचर, प्रेशर दोनों ज्यादा थे, हवा नहीं थी। और उसके बाद कौन सा आ गया? बायोलॉजिकल एक्शन हुआ। और बायोलॉजिकल एक्शन में डीकम्पोजर्स आ जाएगा। इसने उसको डीकम्पोज किया, एनिमल्स की बॉडी को और प्लांट्स की बॉडी को, और उसको कन्वर्ट कर दिया कोल में, गैस में। उसका कौन सा आ जाएगा? पेट्रोलियम आ जाएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं कोल की। तो कोल जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स कौन सा हो सकता है? तो पहले मैं बात करता हूँ कोल की कि कोल ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स कैसे हो सकता है। पहले हम बात कर लेते हैं कोल के डेफिनेशन की। तो इसको हम ये कर देंगे कि ये होता है सॉलिड। क्या होता है? सॉलिड होता है। और जब इसके कलर की बात करेंगे तो हम इसको कह देंगे ब्लैक मिक्सचर। क्या आ सकता है? ब्लैक मिक्सचर आता है। क्या आ जाएगा? सॉलिड ब्लैक मिक्सचर आ जाएगा। और किस चीज का मिक्सचर हो सकता है? डिफरेंट कंपाउंड्स। क्या आ सकता है? डिफरेंट, इसको कह दोगे कंपाउंड्स। आप उसके डिफरेंट कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं आगे हम उसको डिटेल के साथ करेंगे। लेकिन हमने क्या काम करना है कि ये जो सॉलिड ब्लैक मिक्सचर मैंने यहाँ पे टर्म इस्तेमाल की है, हमने क्या काम करना है? इस मिक्सचर को जब हम कर लेते हैं कि आप इस मिक्सचर की जब हम करते हैं डिस्टिलेशन, क्या इसकी करते हैं?
हम इसकी करेंगे डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन करने के बाद आगे ये हमें डिफरेंट अपनी फ्रैक्शंस देगा। डिस्टिलेशन में इसको नाम दे देंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये क्या कहलाएगा, हम इसकी करेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। यहाँ पे करना क्या होता है, इसके अंदर टेम्परेचर जो होता है ये हाई रखना है और उसके बाद एयर इसको सप्लाई नहीं करते। हमने यहाँ पे टेम्परेचर जो हाई रखना है और उसके बाद एयर को यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करना। तो जो मिक्सचर है ये हमें डिफरेंट तरह की आगे दे देगा, अपनी फ्रैक्शंस देगा। और फ्रैक्शंस में कौन कौन सा आ सकता है, नंबर 1 आ सकता है कोल तार। कौन सा आ सकता है, कोल तार आ सकता है। उसके बाद नंबर 2 हमारे पास अमोनिया का लिक्विड आ सकता है। क्या आ सकता है, अमोनिया का लिक्विड आ सकता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट आ सकता है वो आ सकता है कोक का। क्या आ सकता है, कोक आ सकता है। हमने क्या काम करना है कि अगर ये जो हमारे पास कोल तार आ गया है, अमोनिया का लिक्विड आ गया है या कोक आ गया है, कोल गैस भी आ सकता है। तो अब हमने क्या काम करना है, ये हमारे पास इसकी जो फ्रैक्शंस आई हैं हम इसकी जब करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या इसकी करेंगे, हम इसकी करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के नतीजे में हमें ये दे देंगे लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या दे देंगे, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये हमें प्रोवाइड करेंगे। और वो जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे इनमें जो मोस्टली आएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। कौन सा आ सकता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आ सकता है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का हमने कर दिया था कौन सा हाइड्रोकार्बन्स होंगे, इसमें कम से कम एक बेंजीन होगा। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 30 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारे पास मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड्स आ जाएंगे। किस वक्त आएंगे, जब हम कोटी करेंगे डिस्टिलेशन। तो हमारे पास कोल तार, अमोनिया का लिक्विड आगे क्या बन जाएगा, कोक बन जाएगा। ये इसकी जो जानते फ्रैक्शंस हमारे पास आ गई हैं, इन फ्रैक्शंस की हमने डिस्टिलेशन करनी है। और डिस्टिलेशन करने के बाद आ जाएंगे लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो कौन से होंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ कोल की, तो यहाँ पे जानते की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती हैं। उन डेफिनेशंस में हम पहले ही बात करेंगे कार्बोनाइजेशन। इसकी बात करेंगे कार्बोनाइजेशन की। तो होता क्या है कि अब हम इसको मैं समझाने के लिए यहाँ पे कोल की टाइप्स को लिखता हूँ। हम ये बात कर देते हैं, हमने ये कहा है कि वुड आगे कन्वर्ट हुआ है कोल में। इसमें कन्वर्ट हुआ है, अगर मैं इस टर्म को साथ लेके चलता हूँ तो हमने कहा है कि वुड कन्वर्ट हुआ है कोल में। तो एक्चुअल में हुआ क्या है कि वुड जो है सबसे पहले हमारे पास जो लो क्वालिटी आ जाएगा, कोल को आ जाएगा, पीट आ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्वालिटी की बात की है तो ये आप लोगों ने लेना इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन। इस पे हमने लेना है परसेंटेज ऑफ कार्बन पे। तो कार्बन की बुनियाद पे जो हमारे पास सबसे जो लो क्वालिटी आ जाएगी ये आ जाएगी पीट आ जाएगी। और इसके अंदर जो कार्बन हो सकता है वो हो सकता है 60%। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा वो आ जाएगा पीट के बाद आ जाएगा लिग्नाइट। कौन सा आ जाएगा, लिग्नाइट आ जाएगा। लिग्नाइट के अंदर जो कार्बन होगा ये होगा 70%। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा ये आ जाएगा बिटुमिनस। इसके अंदर जो कार्बन आएगा वो होगा 80%। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा एंथ्रासाइट। इसके अंदर कार्बन होगा 90%। कितने परसेंट हमने कर दिया है, हमने किया है 60% कार्बन, उसके बाद 70% कार्बन, 80% कार्बन और 90% कार्बन। अब जस्ट हमने क्या काम करना है कि विद पैसेज ऑफ टाइम जो वुड थी, क्या था, विद पैसेज ऑफ टाइम जो वुड थी वो कन्वर्ट हो गई थी पीट में। किसमें कन्वर्ट हो गई थी, पीट जो कि सबसे लो कार्बन कोल है। क्या है, जो सबसे लो कार्बन कोल है, तो वुड कन्वर्ट हो गई थी पीट में। तो ऐसा तरीकेकार इसमें वुड कन्वर्ट हो गई थी पीट में, हम इसको नाम दे देंगे, ये तरीकेकार कहेगा कार्बोनाइजेशन। क्या कहेगा, कार्बोनाइजेशन कराएगा। और कार्बोनाइजेशन के बाद फिर पैसेज टाइम गुजरता गया, उसके बाद वो लिग्नाइट में कन्वर्ट हो गया, आगे एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से एंड पे हमारे पास इसकी फ्रैक्शन आ रही है, इसके अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज में कार्बन मौजूद है।
और आगे आप ना इसका एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है कि जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 184 बिलियन टन जो है वो कोल हमारे पास बन रहा है। और उसके बाद जब इसके यूज़ की बात करते हैं तो कोल को हम यूज़ तो बहुत जगह पे कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए जो हमने जो ज़्यादा आप लोगों को पता है, जो आपको समझना ईजी है, उन्हीं पॉइंट्स की बात करता हूँ। तो जब हम इसकी बात करते हैं यूजेस ऑफ कोल में, जो पहला आ जाएगा हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे थर्मल पावर स्टेशन में। कहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे? थर्मल पावर स्टेशन में। तो बिजली को बनाने में कोयले को लेकर इससे बिजली का को बना लेंगे। और उसके अलावा नंबर 2 हम इसको घरों में जो एट डोमेस्टिक लेवल, कहाँ पे हम इसको डोमेस्टिक लेवल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूल के तौर पे। पहले करते थे लेकिन आजकल इसका घरों में इस्तेमाल बहुत कम हो चुका है। और इसके बाद इसका नेक्स्ट यूज आ जाएगा, उसको इस्तेमाल कर लेंगे ब्रिक्स को बनाने में। किसको बनाने में इसको इस्तेमाल कर लेंगे? ब्रिक्स को बनाने में इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो छोटा सा था टॉपिक, इसमें हमने ये किया कि कोल क्या होता है, उसके बाद फ्रैक्शनलाइजेशन में, उसके बाद डिस्टिलेशन में, उसके बाद कार्बोनाइजेशन में, और उसके बाद हमने किया कि इसका इस्तेमाल कौन कौन सा है। जी अब जो नेक्स्ट आ क्या है कोल के बाद, वो आ क्या है, इसका दूसरा है वो है गैस की फॉर्मेशन। इसका हमने नाम दिया था नेचुरल गैस का। इसकी फॉर्मेशन का स्टेप भी ऑलमोस्ट यही का जो हमने पहले कर लिया, जो हमने पहले किया था कोल के केस में। अब हम जब देख लेते हैं कि नेचुरल गैस का, तो नेचुरल गैस को हम इसको सबसे पहले कहते हैं कि ये क्या होता है, तो ये होता है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। क्या होता है? ये होता है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। अब इस मिक्सचर में क्या हो सकता है, इस मिक्सचर में जो आ सकते हैं वो आएंगे लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। कौन से आ जाएंगे? इसके अंदर आ जाएंगे लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। अब लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से कंपाउंड आ सकते हैं? तो नंबर 1 जो है, जो सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो वाले, मतलब इसका मैस सबसे कम होगा, हाइड्रोकार्बन, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा मीथेन। कौन सा आ जाएगा? मीथेन आ जाएगा। इसका जो मेजर कंपोनेंट है वो होगा मीथेन। और मीथेन यहाँ पे कितना हो सकता है? अबाउट 80% टू 85% यहाँ पे क्या होगा? मीथेन होगा इसके अंदर, नेचुरल गैस के अंदर। और उसके बाद इसके अंदर आ सकता है इथेन आ सकता है, इसके अलावा यहाँ पे प्रोपेन आ सकता है, और इसके अलावा यहाँ पे ब्यूटेन आ सकता है। लेकिन ये बाकी जो तमाम के तमाम होंगे ये क्या होगा? माइनर सी क्वांटिटी में ये मौजूद होंगे। इसका मेजर कंपोनेंट है वो कौन सा होगा? मीथेन होगा। और इसके बाद हम इसको इससे हमें क्या क्या मिल सकता है, तो हम इसके यूजिंग की तरफ चले जाते हैं कि इसको इस्तेमाल कहाँ पे कर देते हैं। तो इसका जो सबसे यूज बड़ा आता है, जो हमें पता है, आप लोग उसको डेली बेसिस पे भी देखते होंगे कि इसको इस्तेमाल कर लेते हैं एज CNG। कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं? एज CNG। CNG के तौर पे इसको गाड़ियों में इस्तेमाल कर लेंगे, फ्यूल के तौर पे इसको CNG मीन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा नंबर 2 जो आ जाएगा, नंबर 2 का हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे घरों में एट होम। कहाँ पे? एट होम। हम इसको घरों में भी और उसके बाद फैक्ट्रीज में भी हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे फ्यूल के तौर पे। घरों में खाना पकाने में, उसके अलावा अपने कमरे वगैरह को गर्म करने में सर्दियों में इसको इस्तेमाल करते हैं, हीटर वगैरह चलाने के लिए भी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट में हम इसका ये कर लेंगे कि हम इसको लेके यहाँ से हासिल कर सकते हैं कार्बन ब्लैक। क्या इस्तेमाल ला सकते हैं? हम गैस को लेके इससे हासिल कर सकते हैं कार्बन ब्लैक को भी हासिल कर सकते हैं। और कार्बन ब्लैक को आगे उस पर हम शू पॉलिश वगैरह बनाने में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, टायर वगैरह बनाने में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक फर्टिलाइज़र। क्या इस्तेमाल करने में? फर्टिलाइज़र वगैरह को बनाने में इसको इस्तेमाल कर देंगे। तो ये हमने लिया है कि गैस क्या होता है, उसके अंदर लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स हैं, और उसका मेजर कौन सा? मीथेन है। उसके बाद फाइनल क्वांटिटी में आ जाएगा इथेन, प्रोपेन, और आगे क्या आ जाएगा? ब्यूटेन आ जाएगा।
और इसके बाद हमने इसके यूजेस किए हैं कि इसका इस्तेमाल कर लेंगे घरों में, फैक्ट्री में, सीएनजी के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर लेंगे, फर्टिलाइज़र बनाने में भी इसको इस्तेमाल कर लेंगे। जी, अब इसके बाद हमने कोल की बात कर ली, हमने गैस की बात कर ली और हमने पेट्रोलियम की बात अब करनी है कि पेट्रोलियम क्या होता है। पेट्रोलियम को अब हम करते हैं कि पेट्रोलियम क्या होता है, तो पेट्रोलियम की तरफ आ जाते हैं। पेट्रोलियम को हम इसका ये कर देंगे कि फॉर्मेशन का पॉइंट इन सब का सेम ही होगा, कोल का, गैस का और पेट्रोलियम का, तीनों का फॉर्मेशन का पॉइंट सेम ही होगा। अब हमने क्या काम करना है कि पेट्रोलियम के जब कलर की बात कर लेते हैं, इसका कलर हो सकता है रेडिश ब्राउन। इसका कलर कौन सा हो सकता है, रेडिश ब्राउन हो सकता है। या नंबर 2 पे इसका जो कलर आ सकता है वो आ सकता है ग्रीनिश ब्लू। कौन सा इसका कलर आ सकता है, इसका कलर आ सकता है रेडिश ब्राउन या ग्रीनिश ब्लू हो सकता है। और ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हो सकता है। और कॉम्प्लेक्स मिक्सचर क्या हो सकता है, तो इसके अंदर डिफरेंट आ जाएंगी फ्रैक्शंस। क्या आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएंगी डिफरेंट फ्रैक्शंस आ जाएंगी। और डिफरेंट फ्रैक्शंस के साथ साथ यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा अर्थ पार्टिकल्स। क्या आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे अर्थ पार्टिकल्स। मैंने अभी क्या बोला है कि पेट्रोलियम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, रेडिश ब्राउन या ग्रीनिश ब्लू इसका पेट्रोल का कलर होता है। लेकिन ये जो चीज़ है ये अलग है। अब हम अगर पेट्रोलियम की बात करेंगे तो हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है और हम इसको ऑब्टेन करते हैं। कैसे इसको हासिल करते हैं, इन क्रूड ऑयल फॉर्म। किस फॉर्म में इसको हासिल करेंगे, हम इसको हासिल करेंगे इन फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल। किस फॉर्म में, हम इसको क्रूड ऑयल की फॉर्म में निकालते हैं ज़मीन के नीचे से। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ज़मीन के नीचे से पानी को निकाल लेते हैं बोर करने के बाद, सुराख करने के बाद, उस तरह ज़मीन के नीचे से पेट्रोलियम को भी निकालते हैं। और अब उसके बाद हम क्या काम करते हैं कि इस क्रूड ऑयल की हम करते हैं डिस्टिलेशन। हम इसकी क्या काम करते हैं, इस क्रूड ऑयल की हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो इसके नतीजे में हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शंस आएंगी। हमारे पास क्या आ जाएंगे, डिफरेंट फ्रैक्शंस आ जाएंगी। उन फ्रैक्शंस में कौन कौन सी फ्रैक्शंस हो सकती हैं, उन फ्रैक्शंस में आ जाएगा नंबर 1 हम बात करेंगे, हमारे पास आ जाएगा पेट्रोलियम गैस आ जाएगा। उसके बाद पेट्रोलियम ईथर आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा केरोसिन ऑयल आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा वो आ जाएगा गैसोलीन। और इनके अलावा इसकी और फ्रैक्शन भी हो सकती हैं। ये दूसरी है, ये तीसरी फ्रैक्शन, इसके बाद चौथी फ्रैक्शन और आगे इसके अलावा और फ्रैक्शन भी आ सकती हैं। डीजल हो सकता है और उसके बाद जेट ऑयल भी हो सकता है। अब करते क्या है कि जब हम क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मुराद क्या होता है कि आप लोगों ने क्रूड ऑयल को हीट करना है। आप इसको क्या काम करना है, हीट करना है। और हवा की अदम मौजूदगी में आप इसको हवा सप्लाई नहीं करना। टेम्परेचर कितना दे देंगे, इसको 350 से लेके इसको टेम्परेचर दे देंगे 400 डिग्री सेल्सियस तक। जब इसको इतना टेम्परेचर दे देंगे तो क्रूड ऑयल है वो अपनी डिफरेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट होगा। और ये फ्रैक्शन किस बेस पे आएंगी, ये फ्रैक्शंस आ जाएंगी ऑन दी बेस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इस बेस पे आ जाएगा, इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पे हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शंस आ जाएंगी। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम ईथर, केरोसिन ऑयल, जेट ऑयल, उसके बाद गैसोलीन आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा फ्यूल ऑयल आ जाएगा। इस तरह की हमारे पास फ्रैक्शंस आएंगी। तो खैर अब जब इसकी हमने किया है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है हम इसके अंदर अर्थ पार्टिकल मौजूद हो सकते हैं। तो ये जो सारा काम हम इसकी फ्रैक्शंस को जो अलग अलग कर लेते हैं, ये हम काम करते हैं रिफाइनरी गैस के अंदर। और आपकी बुक के ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ बना हुआ है कि पाकिस्तान में कौन कौन सी 4 आईजी काम कर रही हैं, उनका नाम है और आगे उसकी लोकेशन दी गई है कि ये रिफाइनरी किस में काम कर रहा है। और इसके बाद उसने यहाँ पे बताया भी हुआ है कि इस रिफाइनरी की कितनी है कैपेसिटी, को कितना सालाना उसको पेट्रोल को रिफाइन करने के बाद आगे मार्केट में उसको बेच रहे हैं।
और ये जो है आपको छोटा सा यहाँ पे टेबल बता दिया है, ये आपको के ऊपर एक छोटा सा टेबल बना हुआ है, साथ उसके बॉइलिंग पॉइंट लिखे हुए हैं और उसके साथ ये दिया हुआ है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इसके अंदर कार्बन कितनी है और किस फ्रैक्शन को कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो आज हमने किया है अपना छोटा सा हमारा टॉपिक कौन सा हो गया था, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें हमने आज किया क्या क्या, कोल क्या होता है, उसकी फॉर्मेशन, पेट्रोलियम क्या होता है उसकी फॉर्मेशन, गैस क्या होता है उसकी फॉर्मेशन में हमने बात कर ली थी। और जो हमारा नेक्स्ट काम होगा उसमें हम इंशाल्लाह ये करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास जो गैसोलीन आता है, अब गैसोलीन जब हम ये कर लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो हमारे पास गैसोलीन कितना आता है, हमने कह रहे कि हमारे पास जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आ जाएगा गैसोलीन आ जाएगा। तो हमने नेक्स्ट ये करना है कि अगर हमारे पास गैसोलीन आता है तो उसकी मिकदार कितनी हो सकती है, उसके बाद हम गैसोलीन को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं ज़्यादा अमाउंट पे। तो उस टॉपिक का नाम होगा क्रैकिंग। तो हमारा इंशाल्लाह जो टॉपिक नेक्स्ट होगा वो होगा क्रैकिंग।